ये कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन है। कंजम्पशन और सेविंग को बाद में लिखा है फंक्शन। फंक्शन का मतलब ये किस पे डिपेंड करते हैं वो आपने देखना है। तो व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, मतलब कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है। एंड एक्सप्लेन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड marginal propensity to consume. Introduction. We know that demand for a commodity depends upon its price. Similarly, the consumption of community, जहां जहां बोलू अंडरलाइन करते जाना, कंजम्पशन ऑफ कम्युनिटी वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम, अंडरलाइन। सो हमारे लिए कंजम्पशन क्या हो गया, फंक्शन ऑफ इनकम, यानी डिपेंड्स ऑन इनकम। कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड कर। फंक्शन हो तो याद रखना डिपेंड्स ऑन। द कंजम्पशन फंक्शन रिलेट्स द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन टू द लेवल ऑफ इनकम व्हेन द इनकम ऑफ द कम्युनिटी राइजेस। जब लोगों की इनकम बढ़ती है, कम्युनिटी यानी लोगों की, सब पूरी सोसाइटी आ गई उसके अंदर, तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। बट हाउ मच कंजम्पशन वुड राइज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इनकम, दैट डिपेंड्स अपॉन एपीसी एंड एमपीसी। अब सवाल, एपीसी का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी आगे आएगा कैसे। अकॉर्डिंग टू गेन्स, दिस रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम is based upon the fundamental psychological law. What is psychology? ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी ये है कि जितनी इनकम बढ़े ना सारी खर्च नहीं कर देनी है, बचाने का हमेशा उसके दिमाग में एक आइडिया रहेगा। और फितरत हमेशा इंसान की ये होती है कि ज्यादा इनकम तो ज्यादा स्पेंडिंग नहीं, पर बचाना ज्यादा करो। यानी आप जितना ज्यादा इनकम कमाओगे एपीसी उतना घटता जाएगा, राइट। It means, on an average, whenever money income increases, the consumption expenditure also increases. जहां पे भी मनी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है। बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज नॉट एज मच एज इंक्रीज इन इनकम, दैट इज चेंज इन सी इज लेस देन चेंज इन वाई। चेंज इन सी, डेल्टा यानी चेंज, जो ट्राइंगल लिखा उसको डेल्टा बोलेंगे। डेल्टा इसका मतलब चेंज। तो कंजम्पशन में चेंज होना हमेशा इनकम के अंदर आए हुए चेंज से कम होता है। यानी अगर इनकम 100 रुपये बढ़ेगी तो कंजम्पशन 100 रुपये नहीं बढ़ेगा, कंजम्पशन आप 90 बढ़ाओगे, बराबर ना। फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड इज ऑल्सो लेस देन 1, एक से हमेशा कम होगा। तो इसकी वैल्यू मोस्ट इंपोर्टेंट, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 और 0 के बीच में, राइट। एपीसी इज ऑलवेज, एपीसी नहीं ये एमपीसी है, डेल्टा है ना जब, तो समझना एमपीसी है। चेंज का मतलब एमपीसी मार्जिनल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, लेकिन 0 के 1 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में होगा, होगा पॉजिटिव, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। अब हम बात करें यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। बहुत सिंपल टॉपिक है, देखो। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू, अंडरलाइन, रेशियो ऑफ लेवल ऑफ कंजम्पशन, लेवल चेंज नहीं, क्या बोला वर्ड, लेवल, लेवल ऑफ कंजम्पशन टू लेवल ऑफ इनकम। यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो आपके पास, देख लो, ये फॉर्मूला लिखिए, अंडरलाइन करो, एपीसी इज इक्वल टू लेवल ऑफ कंजम्पशन अपॉन लेवल ऑफ इनकम। यानी सिंपल टर्म्स के अंदर एपीसी का मतलब सी अपॉन वाई, सी यानी लेवल ऑफ कंजम्पशन और वाई यानी लेवल ऑफ इनकम। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लेवल ऑफ कंजम्पशन और लेवल ऑफ इनकम, ये जो सी लाइन है ना, सी लाइन है जो ई के अंदर से पास हो रही है, ये लाइन जो है ना वो आपको कंजम्पशन फंक्शन की लाइन बताई है। अब ये कंजम्पशन फंक्शन क्या बता रहा है कि वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, मतलब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। लेकिन सेम अगर बढ़ता ने तो ये 45 डिग्री यानी 45 डिग्री के एंगल के ऊपर ड्रॉ किया जाता है डायग्राम। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका रेशियो कम है। अगर कम है ना तो वो स्लांटिंग होगा, जिस तरह से यहाँ पे फ्लैटर डायग्राम जिसको बोला जाता है ना वैसा डायग्राम बनेगा। फ्लैटर यानी थोड़ू झुकेलू कोना तरफ, एक्स एक्सिस तरफ, एक्स तरफ नीचे झुकेलो डायग्राम એને શું કહેવાય, फ्लैटर डायग्राम। सो वाई यानी लेवल ऑफ इनकम हुआ, तो एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर एग्जाम्पल, जब इंसान की इनकम 4,000 रुपये है
तब वो 3,000 रुपये अगर खर्च कर रहा है तो 3,000 को डिवाइड करूं मैं 4,000 से, तो 0.75 ये पूछेंगे आपको एमसीक्यू में। 0.75 क्या हो गया आपका, एपीसी हो गया। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द गिवन डायग्राम। सी जो लाइन है उसको अपने अंडरलाइन करो, टोटल कंजम्पशन लाइन बोलेंगे। सी इज टोटल कंजम्पशन लाइन, और जब इनकम ओ वाई है तब कंजम्पशन कितना हो रहा है, ओ सी हो रहा है। तो एपीसी को अगर मेजर करना है तो आप देख सकते हो डायग्राम को, आप फोकस करो इसमें। तो देखो डायग्राम के अंदर आपका कंजम्पशन कितना है, आपका कंजम्पशन है ई वाई, दिखा डायग्राम में, ई वाई आपका कंजम्पशन है, और आपकी इनकम कितनी है, सीई, ये आपकी इनकम है, राइट। और ई वाई अपॉन सीई करूं या ई वाई अपॉन ओ वाई करूं, दोनों सेम है। सी और ओ वाई दोनों सेम है पैरेलल, इसलिए तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि अपने सी ई वाई अपन ओ वाई करो तो तुम्हारा एपीसी मिल गया। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसमें सी अपॉन वाई लिखना है लेकिन चेंज आएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू एडिशनल कंजम्पशन, अंडरलाइन करो एडिशनल वर्ड, एडिशनल कंजम्पशन आउट ऑफ एडिशनल इनकम। इन अदर वर्ड्स एमपीसी इज अ रेशियो, ये भी रेशियो ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ कंजम्पशन, अंडरलाइन टू गिवन चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, यानी जितनी इनकम चेंज हो रही है उसके सामने कंजम्पशन कितना चेंज होता है वो आएगा। तो एमपीसी चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, बराबर। तो चेंज इन सी यानी चेंज इन कंजम्पशन हुआ, चेंज इन वाई यानी चेंज इन इनकम हुआ, और एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, व्हेन अ पर्सन हैज इनकम 3,000 की इनकम है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसमें से 2,500 का करा, ध्यान देना। 3,000 पहले इनकम थी और वो खर्चा कितना कर रहा था, 2,500 रुपीज का खर्चा कर रहा था। नाउ उसकी इनकम बढ़ी, 4,000 हो गई। तो कितनी चेंज हुई, पहले 3,000 थी अब 4,000 हुई, तो चेंज कितनी हुई, 1,000। तो हम 1,000 लिखेंगे यहाँ पे। तो डेल्टा वाई कितना हुआ, 1,000। अब उसका कंजम्पशन कितना था, पहले 2,500 था, अब कंजम्पशन कितना हो गया, 3,000 हो गया। तो कितना कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, सिर्फ 500। तो 500 अपॉन 1,000 करे, 500 अपॉन 1,000 करे तो क्या आएगा, 0.5, ये एमपीसी। सिर्फ इसमें चेंज देखने का, टोटल नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर टोटल देखेंगे तो वो एपीसी हो जाएगा, राइट। और अगर अकेला सिर्फ चेंज देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एमपीसी। समझ में आ गई बात, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। आप देखो इसके डायग्राम को समझे, डायग्राम के अंदर पुराना डायग्राम जो आगे था वो तो कंटिन्यू किया हमने। देखो सीई ई वाई वो सब सेम है। अब तुम इनकम को चेंज कर रहे हो, इनकम को कितना बढ़ा रहे हैं अपने, वाई से वाई वन की तरफ ले जा रहे हैं, ओ वाई से ओ वाई वन जितनी इनकम अपने ले जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो तुम्हारा कंजम्पशन कितना चेंज हो रहा है, सी से सी वन, बराबर। और तुम्हारा इक्विलिब्रियम जो है वो ई से ई वन की तरफ जाएगा। इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, ई से ई वन की तरफ जाएगा। समझ में बात आ गई। तो आप देख सकते हो इनकम ज्यादा चेंज हुई, कंजम्पशन खाली थोड़ा सा चेंज हुआ, पर हुआ पॉजिटिव, बढ़ेगा कम नहीं होगा। इनकम के बढ़ने से कौन सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा कि कंजम्पशन कम होता है। इनकम बढ़ने से कंजम्पशन कम कैसे होगा, बढ़ेगा ने, ऑब्वियस है। तो इसलिए यहाँ पे सीसी वन अपॉन ईडी दिख रहा है, सीसी वन और ये ईडी, ये जो ईडी है वो तुम्हारा चेंज इन इनकम बता रहा है, और जो सीसी वन है वो तुम्हारे लिए चेंज इन कंजम्पशन बता रहा है। तो एमपीसी तुम्हारा इस तरह से आएगा, सीसी वन अपॉन ईडी, उसको सर्कल कर देना। समझ में आ गया। तो एबीसी में क्या, टोटल कंजम्पशन, टोटल इनकम, लेकिन एमपीसी में क्या आएगा, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम। ये इसके दोनों के बीच का फर्क हुआ। अब जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं वो केनेशियन व्यू ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन, नाम कितने खतरनाक दिख रहे हैं। बहुत सिंपल है ये, समझ समझ जाओ ने तो तुमको ये एक लाइन के अंदर मैं समझा सकता हूं। देखो इंड्यूस कंजम्पशन जो इनकम पे डिपेंड ना करे वो इंड्यूस्ड है। तुम्हारी इनकम जीरो भी होगी तो भी खाना पड़ेगा, तुम्हारी इनकम जीरो भी होगी तो भी घर के खर्चे तो चलेंगे,
तो वो इनकम पे डिपेंड नहीं करता, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। जो इनकम पे डिपेंड ना करे वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, लेकिन जो इनकम पे डिपेंड करे वो इंड्यूस कंजम्पशन है। सिंपल, एकदम सिंपल। देखो ना, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज, अंडरलाइन करो, इनकम इन इलास्टिक, एमसीक्यू, यानी वो इनकम पे डिपेंड नहीं करता। दिस मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट, अंडरलाइन, इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनोमस कंजम्पशन इंक्लूड सर्टेन, ये भी अंडरलाइन करो, बेसिक नीड एंड वांट्स ऑफ मैनकाइंड, इंसान की जो बेसिक जरूरियातें होती है ना, यानी प्राथमिक जरूरियात। देयरफॉर इवन दो इनकम अगर जीरो है तो भी ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन, अब तुमको याद आएगा वो रिग्रेशन करते थे कुछ, नियत सह संबंधांक, रिग्रेशन में वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई लिखते थे, याद आया? बराबर, ए लिखते थे, वो ए जो था ना वो तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि ए कांस्टेंट रहता था, ए कभी बदलता नहीं था, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन। लेकिन जो किस पे डिपेंड करता था, इनकम पे डिपेंड करता था, वो तुम्हारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट यानी बी जो लिखते थे वो। बराबर ने? अब समझ में आया कि स्टैटिस्टिक्स इस इकोनॉमिक्स के लिए करते हैं। तुम्हारा कंजम्पशन कितना चेंज होगा इनकम के चेंज के कारण, वो इसके अंदर से बताया जाता है। राइट, ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो लिखते थे, वो इक्वेशन तुम इसके लिए बनाते थे, एग्जैक्टली सेम यही टॉपिक के लिए अपने बनाते थे। राइट, तो इस ऑटोनोमस कंजम्पशन को किससे डिनोट करना है? आपको ए से डिनोट करना है। अब इंड्यूस कंजम्पशन, इंड्यूस कंजम्पशन अंडरलाइन, इनकम इलास्टिक मतलब इनकम पे डिपेंड करेगा, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। देयरफॉर जब भी लेवल ऑफ इनकम चेंज होगा तो इंड्यूस कंजम्पशन भी चेंज होगा। तो इट इज डिनोटेड बाय बी वाई, बी यानी चेंज होने का एमपीसी जो है ना वो बी है, जो एमपीसी है वो बी है, और वाई यानी लेवल ऑफ इनकम, इनकम को अपने वाई से डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कंजम्पशन इंक्लूडेड ऑटोनोमस एज वेल एज इंड्यूस कंजम्पशन। देखो आया तुम्हारा इक्वेशन, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। राइट, आपने क्या लिखते थे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यहाँ पे क्या लिखा है, c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, जिसमें c यानी टोटल कंजम्पशन, a यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन, b यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और y यानी लेवल ऑफ इनकम। तो अगर मैं बी वाई साथ में लिखता हूं, याद रखो अकेला b क्या है, b मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। रिमेंबर, अकेला b इंड्यूस कंजम्पशन नहीं है, b और y को मल्टीप्लाई करो तो इंड्यूस कंजम्पशन आता है। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, सपोज ए कितना है, 1000, और बी 0.6, इसका मतलब कि जब भी इनकम बदलती है तो 60% इनकम है ना लोग खर्च कर देते हैं। एमपीसी का मतलब क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बदल की इनकम के साथ में तुम खर्चा कितना बढ़ाओगे। तो अगर तुम्हारी इनकम 100 रुपये बढ़ेगी तो आप 60 रुपये खर्च करोगे, 0.6 का मतलब ये होता है। अब देख सकते हो डायग्राम, देखो कितना अजीब दिख रहा है। सिंपल से समझाऊं इसको, तो पहली बात इसके अंदर तुम ये देखो एक एक्स एक्सिस के ऊपर आप लेवल ऑफ इनकम बता दो, ये सम आपको आ सकता है। ये क्वेश्चन भी समझाता हूं तुमको। एक्स एक्सिस के ऊपर आप लेवल ऑफ इनकम देख रहे हो, वाई एक्सिस के ऊपर आप लेवल ऑफ कंजम्पशन देख रहे हो। राइट, अब ये जो जीरो से लाइन अपने ड्रॉ कर रहे हैं, बराबर ने, ये लाइन कौन सी लाइन है, ये आपकी इनकम लाइन है। ये कौन सी लाइन है, इनकम लाइन है। बराबर, एक मिनट, नहीं ये लेवल ऑफ कंजम्पशन लाइन है, सॉरी। एसी जो लिखा है ने वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और जो सी लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं, देखो तीनों तीन लाइंस का मैं मतलब बता दूं पहले। पहले एसी लिखा है, स्ट्रेट लाइन, वो कौन सा कंजम्पशन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब वो इनकम पे डिपेंड नहीं करता। यानी तुम्हारी इनकम अगर y1 है तो भी वो उतना रहेगा, y है तो भी उतना रहेगा, और y2 है तो भी उतना रहेगा, इसलिए उसको स्ट्रेट लाइन से बताना है, एसी। बराबर, और उसके बाद में तुम्हारे पास जो जीरो से शुरू होने वाली लाइन है, जो 45 डिग्री के एंगल पे आपको ड्रॉ करनी है। कौन से एंगल पे आपको ड्रॉ करनी है, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर आपको ड्रॉ करनी है। ये जो लाइन है वो तुम्हारी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट लाइन है। कौन सी लाइन है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ये किस पे डिपेंड करती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब 1000 अगर तुम इनकम कमाते हो
तो आप 600 खर्च करोगे, 2000 कमाओगे तो 1200 खर्च करोगे, 3000 कमाओगे तो 1800, मतलब हर बार 60% होगा। हर बार क्या होगा? 60%। तो याद रखो, जब भी सेम रहे ने, तो डायग्राम आपका 45 डिग्री एंगल की लाइन के ऊपर कर्व आपका बनेगा। तो इसलिए ये जीरो से जो स्टार्ट हो रहा है, वो जो है वो आपका 45 डिग्री की लाइन है। तो यहाँ पे साइड पे नीचे लिख देना 45 डिग्री, तो याद रहे एग्जाम में ड्रॉ करने का। राइट। अब देखो, तुमने पहले क्या देखा? एसी। एसी कौन सा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये जीरो से जो लाइन चालू हो रही है, वो लाइन कौन सी है? तुम्हारी इंड्यूस कंजम्पशन की लाइन। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक लाइन बनेगी, जो तुम्हारी सी लाइन यानी कंजम्पशन लाइन है। ये लाइन ए प्लस बी वाई है। ये लाइन कौन सी है? ए प्लस बी वाई। साइड पे लिख दो, सी लाइन लिखा है वहां पे, ए प्लस बी ब्रैकेट में वाई। राइट। ये ए प्लस बी वाई लाइन हो गई। ये टोटल कंजम्पशन है। देखो, टोटल कंजम्पशन शुरू कहां से होता है? जहां पे एसी शुरू होता है वहां से शुरू हो रहा है। देखो, ये लेवल से शुरू होता है, क्योंकि आपकी इनकम जीरो भी होगी ने, तो भी आपका कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन जितना तो होगा। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे आप टोटल कंजम्पशन को बढ़ाते जाओगे। लेकिन ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ज मिले। ये जिग जैग लाइन नहीं हो सकती, कोई कर्व की तरह से नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है? स्ट्रेट लाइन हो सकती है, जैसे सी लाइन लिखा है ना वैसा। अब मैं इसको सम के अंदर समझाता हूं, याद रखो, ये जरूरत पड़ेगी आपको एग्जाम में। ध्यान देना। आपको क्या बोल दिया जाएगा? जीरो। मैं आपको बोर्ड पे ऐसा एक सम मेरे पास है, मैं कराऊंगा तुमको। देखो, जीरो, आपकी इनकम जीरो है, लेकिन फिर भी आप ए 1000 सब में करोगे। यानी याद रखो, अगर आपको बोल दिया कि ऑटोनोमस कंजम्पशन 1000 है, तो पहले से लेके छेले तक पूरी लाइन में 1000 भर दो। सब में 1000 1000 1000 आ गया। राइट। अब आपको क्या बोला है? आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.6 है, यानी 60% है। अगर ये 60% है, तो जब मेरी इनकम जीरो से 1000 यानी बढ़ी कितनी? 1000। 1000 बढ़ेगी तो बी कितना हो जाएगा मेरा? 600। बराबर ना? ये कितना हो जाएगा? 600। जहां बी लिखा है ना, वहां ब्रैकेट में बी ब्रैकेट वाई लिख दो। बी ब्रैकेट वाई लिख दो। ये अकेला बी नहीं है, बी वाई है। राइट। उसके बाद में 2000, 2000 लिखा है ना, तो 2000 में भी अपने क्या करेंगे? कितना बढ़ेगा? 2000 इंटू 0.6 करो, कितना आ गया? 1200। फिर 2500 को भी 0.6, तो 1500 आएगा। अब हम क्या करें? इन दोनों को, ए और बी वाई को प्लस करें तो सी मिलेगा आपको। ए और बी वाई को प्लस करें तो सी मिलेगा। पहले में 1000, दूसरे में 1600, फिर 2200, 2500, 2800, 3400। ये आपके पूरे आंसर्स आए। अब याद रखो, तुम्हारी कंजम्पशन और इनकम दोनों को आप कंपेयर करो। कंजम्पशन, ये जो कंजम्पशन है, ध्यान देना, इनकम तुम्हारी पहले में जीरो है, कंजम्पशन आपका 1000 है, इसका मतलब कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम जीरो। कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम जीरो, तो सी इज ग्रेटर देन वाई हुआ। बराबर। दूसरा, उसके बाद आप देखो, दूसरे में आपकी इनकम 1000 है, लेकिन आपका कंजम्पशन कितना है? 1600, यहाँ पे भी ज्यादा है। तीसरे में आपकी इनकम 2000 है, आपका कंजम्पशन 2200, यहाँ पे भी ज्यादा है। लेकिन फोर्थ में, याद रखो, ये एक स्टेज आपको बनाना ही पड़े। एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन को आंसर करो ने, तो आपको जब भी टेबल ड्रॉ करना है, तो टेबल ड्रॉ करने के टाइम पे दोनों सेम हो ने, ऐसी एक सिचुएशन बतानी पड़ेगी। यानी 2500 में 2500 सेम आए ने, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तुम्हारा वाई हो जाएगा। बराबर। उसके बाद में 3000 तुम्हारी इनकम है, उसके सामने तुम्हारा खर्चा कितना है? 2800। अब देखो, यहाँ से सेविंग्स होना शुरू हुआ। देखा, यहाँ से क्या हो रहा है? सेविंग्स होना शुरू हो रहा है, क्योंकि आप 3000 की इनकम के साथ सामने 2800 रुपये खर्च कर रहे हो। इसका मतलब 200 रुपये का सेविंग्स हुआ। क्योंकि मैं अगर आपको कंजम्पशन सिखा रहा हूं, मुझे सेविंग सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं अभी कंजम्पशन सिखा रहा हूं, तो सेविंग्स आपको अपने आप याद हो जाएगा, जरूरत नहीं है उसकी। कोई तरह से जरूरत नहीं है, माइनर चेंज करके आपको उसको पूरा लिख देना है। इसलिए कंजम्पशन बराबर से सीख लिया, तो सेविंग्स अपने आप समझ में आ जाएगा। राइट। अब देखो, ये कितना हुआ? 200 का सेविंग्स हुआ।
400, 4000 सॉरी, 4000 जब तुम्हारी इनकम है, तब आपका टोटल कंजम्पशन कितना हो जाता है? 3400, मतलब 600 का सेविंग्स हुआ। तो यहाँ देख सकते हो, यह सब में कंजम्पशन स्मॉलर देन इनकम लिखा है, बराबर ना? कंजम्पशन हमेशा क्या दिख रहा है तुमको? स्मॉलर देन इनकम दिख रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आपको बाइफरकेट करना है तो डिस सेविंग का मतलब जेब में से पैसे चले जा रहे हैं, तुम्हारे पुराने सेविंग्स को तुम खर्च कर रहे हो। कब तक? 0 इनकम थी तब भी, 1000 इनकम थी तब भी, और 2000 इनकम थी तब भी। ये तीनों में तुम्हारा डिस सेविंग, क्योंकि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। समझ में बात आ रही है? यानी आपके पास पैसे नहीं है लेकिन खर्चा करना पड़ रहा है, तो मतलब तुम्हारे पुराने जो सेविंग्स है वो तुम्हारे यूज हो रही है, या तो लोन लेनी पड़ रही है, तो माइनस में चले गए तुम। क्लियर हुआ ये बात? अब आगे देखो, इसके बाद जो है, जहां पे 2500 की बात करो, तो 2500 के वक्त तुम्हारा सेविंग्स भी नहीं, और तुम्हारी टोटल इनकम सारी की सारी स्पेंड हो जाती है। यानी कोई भी सेविंग्स यहाँ पे बचता नहीं है, ना आपको किसी से उधार लेना है, ना आपके पास पैसे बचेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद अगर आप 3000 से शुरू करके 6000 तक जाओ, तो वहां तुम्हारा सेविंग्स हो रहा है। अब रिलेशन देखो, मैं टेबल पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टेबल समझ में आ गया, जिसको उसको आगे का क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। समझो, जब तक तुम्हारा कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, तब तक एपीसी देखो 1 से ज्यादा है। एपीसी 1.63, 1:2, बराबर, फिर 1.10 है। लेकिन जहां पे कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल, वहां पे एपीसी क्या हो जाएगा? 1, बराबर। वहां पे 1 यानी एग्जैक्टली दोनों जब सेम हो, सी इज इक्वल टू वाई, तो वहां एपीसी क्या आएगा? 1 आएगा, राइट। और उसके बाद आप देख सकते हो 0.93, 0.85, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एपीसी कम होता जाएगा। तो मतलब ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि इंसान अपने टोटल इनकम जितनी भी कमाता है उसमें से सारा पैसा खर्च करने की कभी भी फितरत रखता नहीं है। जब जब इनकम बढ़ेगी तब तक वो बचाने के बारे में सोचेगा। खर्चा कम हो टोटल इनकम के प्रपोर्शन में, उसके बारे में वो सोचेगा। इसलिए ये एपीसी जो है वो शुरुआत से जब आप देख रहे हो धीमे धीमे घटता जा रहा है। याद रखो, एपीसी कब नहीं ढूंढेंगे? पहले में, क्योंकि वो जीरो इनकम है, जीरो डिफाइंड नहीं है जब डिनोमिनेटर में यानी छेद में आता है, तो इसलिए अपने उसको डैश लिखते हैं वहां पे। ओके, अब टेबल में किसी को कुछ पूछ रहा हो तो बोल दो। समझ में आया? एकदम सिंपल। ओके, कहाँ से शुरू करना है? ए हमेशा सब में सेम रखना है। किसी को लगता है मुझे सेम टेबल फॉलो नहीं करना है, आप अपना टेबल खुद बना सकते हो, डबल कर दो फिगर। 0.6 की जगह 0.8 करके देख लो, वो भी बना सकते हैं, क्योंकि एक सम में जब मैं कराऊंगा तो इसके अंदर चेंज वाला जब नहीं लेंगे, तो जब चेंज वाला उसके अंदर समझ में आ जाएगा, तो वो टेबल आप अगर फॉलो करोगे तो वो एग्जामिनेटर को भी लगेगा कि सब लोग अलग लिख रहे हैं, बाकी सबके एक टेबल आएंगे गोखन पट्टी वाले, बराबर ने? गोखने वाले में और समझने वाले में फर्क सामने वालों को पता चलना चाहिए। नहीं तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ये तो क्या छेले दिन की तैयारी करके जाना है, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन। और वो प्रिपरेशन ऐसे करते हैं ना, कि जैसे कि अपना दिमाग तो जैसे आइंस्टाइन का दिमाग है, 2 घंटे में तो यार 20-25 पेज याद हो जाएंगे। देखो ये फिगर के अंदर एसी जो है वो मैं बता चुका हूँ, ऑटोनोमस कंजम्पशन लाइन है, which is horizontal straight line because it is positive and constant. C line is total consumption line which is upward rising because with rise in income, पता है ना, rise in income total consumption increase होगा। वर्टिकल डिस्टेंस जो ओ एक्स एक्सिस का और एसी लाइन के बीच में, वो क्या बता रहा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन बता रहा है। और वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, देखो बताऊं, डायग्राम देखो, डायग्राम में एक्स और एसी दिख रहा है, एक्स और एसी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, वो आपको क्या बता रहा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन बता रहा है। लेकिन एसी और ऊपर सी लाइन दिख रहा है, एसी और सी लाइन डायग्राम में, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो आपका इंड्यूस कंजम्पशन बता रहा है, यानी बी वाई बता रहा है। और अगर सी लाइन और एक्स एक्सिस पूरा देखो, सी लाइन और एक्स एक्सिस पूरा देखो, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है वो आपको क्या बता रहा है? ए प्लस बी वाई पूरा। खाली अकेला एक्स और एसी के बीच का डिफरेंस आपको ए, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन बताएगा। एसी और सी लाइन के बीच का डिफरेंस जो है वो आपको क्या बताएगा? आपको इंड्यूस कंजम्पशन बताएगा, यानी बी वाई बताएगा। लेकिन टोटल डिस्टेंस सी लाइन और एक्स के बीच का, वो आपको टोटल कंजम्पशन बताएगा, यानी ए प्लस बी वाई बताएगा। ओके,
अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मोस्ट इंपोर्टेंट, 100% पूछा जाएगा ये। डिफाइन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको इसके अंदर बताऊं कौन सी चीजों में से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका प्रोसेस पूरा है। ये जो भी आप देख रहे हो ना वो पूरा नया है। मैंने पुराने सिलेबस में ये सिखाया था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं था जितना आपके पास अभी ये इस बार है। अच्छा, चले अभी इन्वेस्टमेंट के टाइप्स अपने देख लेते हैं इसमें। डिफाइन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ध्यान देना, नॉर्मली व्हेन अ पर्सन मेक्स अ deposit in bank or he buys shares, debentures or bonds of the joint stock company from the market, हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तुमको कोई पूछे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे शेयर में 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, मेरे फलानी जगह पे 10,000 का इन्वेस्टमेंट। याद रखो, शेयर में इन्वेस्टमेंट को मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा अगर मैं ओपन मार्केट से खरीद रहा हूं तो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से कंपनी को कोई फायदा नहीं है। ध्यान दो, मैंने तुम्हारे पास से शेयर खरीदे, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे लिए डिस इन्वेस्टमेंट, लेकिन कंपनी को कुछ नहीं मिला। लेकिन कंपनी ने पहली बार शेयर इशू किए मार्केट में, मैंने उस वक्त शेयर खरीदे, वो इन्वेस्टमेंट। समझ में बात आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि उस वक्त कंपनी पहली बार मुझसे पैसे लेके अपने कंपनी को स्टार्ट करेगी, अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगी, उससे कंपनी को फायदा हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट अपने पर्पस के लिए बराबर है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ किस तरह के इन्वेस्टमेंट की, मैंने ओपन मार्केट से शेयर खरीदा, तो इससे उस कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका उसके पास कोई रुपया नहीं जाएगा। तो मतलब अगर ओपन मार्केट से शेयर खरीदता हूं तो वो इन्वेस्टमेंट इस कैटेगरी के अंदर नहीं बोला जाएगा। तो देख लीजिए, बट इट इज नॉट रियल इन्वेस्टमेंट दैट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। तो इन्वेस्टमेंट न्यू एक्सपेंडिचर, वर्ड न्यू एक्सपेंडिचर को अंडरलाइन करो, पेज नंबर 4 पहली लाइन। New expenditure incurred on addition of capital goods such as machinery, building, equipment, tools, etc. It is the addition to the stock of physical capital which increases aggregate demand and which increases level of income and employment in an economy. तो तुम्हारे शेयर मार्केट से शेयर को खरीदने और बेचने से कंट्री को कोई फर्क पड़ता नहीं है। कंट्री को फर्क कब पड़ेगा, जब कोई नई कंपनी आती है, मार्केट में शेयर इश्यू करती है, तुम उस शेयर को परचेस करते हो, उस कंपनी के पास पैसा जाएगा, कंपनी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, वहां आउटपुट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मार्केट में लोगों के पास पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, ये सारी इफेक्ट एक साथ में देखने को मिलेगी। यानी ये कब होगा, जब नया एक्सपेंडिचर करेंगे तब होगा, पुराने शेयर्स को खरीदने बेचने से कोई मतलब नहीं है। अब इंड्यूस और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सेम है। अभी जो मैंने आपको समझाया ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन, वैसा ही पर ध्यान देना। या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करें, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट जो, अंडरलाइन करो, डज नॉट डिपेंड ऑन अपॉन द चेंजेस इन द इनकम लेवल। द मेन पर्पस ऑफ द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज टू एक्सीलरेट, एक्सीलरेट यानी इंक्रीज करना, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। So the autonomous investment is mainly undertaken by the government. Autonomous investment कौन करेगा? तो सरकार खुद। फॉर एग्जाम्पल, याद रखना, अंडरलाइन करो, रोड पे, हाउसेस के ऊपर, पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के लिए, पावर के लिए जो भी खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब ऑटोनोमस। मतलब चाहे मार्केट में कुछ डिमांड हो या ना हो, ये सब चीजें कंट्री के अंदर होनी जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट को इन सब के ऊपर इनकम हो या ना हो एक्सपेंडिचर करते रहना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है। इसको बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, सॉरी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कभी भी इनकम लेवल पे डिपेंड करता नहीं है। ओके, द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स मेनली ऑन द फैक्टर लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्निकल प्रोग्रेस, साइज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कवरी,
रादर देन ऑन इनकम। ये फैक्टर्स लिखे हैं, वो फैक्टर्स के साइड में लिख देना है एमसीक्यू। यानी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो रोड बनाने पड़ेंगे, टेक्निकल प्रोग्रेस अगर होगा तो नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्कवरी ज्यादा होगी तो ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास आएंगे। ये सब इनकम से रिलेटेड नहीं है। सच फैक्टर्स आर नॉट प्रॉफिट मोटिवेटिंग एज वेल एज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। सो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व। सेम उसमें भी क्या था, ऑटोनोमस कंजम्पशन स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है जैसे यहाँ पे बताया गया है। However, there can be upward or downward shift in autonomous investment depending upon the government budget allocation for investment. तो अपवर्ड ऊपर नीचे आ सकता है, कैसे, ध्यान देना। ऊपर नीचे कैसे आएगा कि अगर गवर्नमेंट ने बजट के अंदर रोड के ऊपर ज्यादा खर्चा किया, गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर में ज्यादा पैसा बजट के अंदर बताया, तो इससे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व जो है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा थोड़ा, यानी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। पर याद रखो सेम टाइम पीरियड के अंदर नहीं, ओवर अ टाइम पीरियड, डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर वो इंक्रीज भी हो सकता है। कई बार सरकार को लगता है कि डेवलपमेंट अच्छा खासा हो चुका है, अब इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना है, तो इन्वेस्टमेंट को क्या कर दे, कम भी कर सकती है। तो डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ क्या सपोज करना है कि इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसा हमको सपोज करना है। क्लियर हुआ ये? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट समझ में आया? ऑटोनोमस किस पे डिपेंड नहीं करता, इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सरकार जो भी खर्चा करती है, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है कंट्री को और ज्यादा आगे डेवलप करने के लिए, वो सब किसके अंदर आएगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में आएगा। अब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन, अंडरलाइन करो, द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो है उसके प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, याद रखो, मुझे लगे मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन मुझे लगे कि मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूं बेकार में, राइट? तो ये प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के ऊपर आता है। व्हेन एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट मोर सेल ऑफ फाइनल गुड्स, दे डिमांड मोर कैपिटल गुड्स टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स। यानी उनको लगता है कि ज्यादा सेल करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा, तो ज्यादा सेल करने के लिए मुझे मेरी प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए मुझे प्लांट की साइज बढ़ानी पड़ेगी, मुझे मशीन्स नए लाने पड़ेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट जो बढ़ाने, वो मेरे लिए क्या हो गया, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्सपेक्टेशन। मेरा एक्सपेक्टेशन बदला इसलिए ये चेंज हुआ। सच एक्सपेक्टेशन अंडरलाइन करो, डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम्स एंड इफेक्टिव डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। इफेक्टिव डिमांड at given MPC, increase in income will always expand the aggregate demand, which ultimately leads to investment. Induced investment is underline income elastic. ये income पे depend करता है. It means induced investment increases or decreases with the increase or decrease in the level of income. लेवल ऑफ इनकम के इंक्रीज और डिक्रीज होने से ये भी चेंज होता है। बिसाइड्स इनकम, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन इनोवेशंस। इनोवेशंस यानी नई टेक्नोलॉजी का आना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये सब याद रखना। इनोवेशंस के कारण भी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लाइन आईपी इसके अंदर आप देख सकते हो, वो इंड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, विच इंक्रीजेस as level of income increases. So when income increases from OY1 to OY2, the induced investment increases from R1Y1 to R2Y2। याद रखो ये R1 और R2 जो है ना, वो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के लेवल्स है। R1Y1 ये पूरा लेवल हुआ, और R2Y2 ये लेवल इंक्रीज हुआ कब, अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है, तुमको लगता है कि मैं और ज्यादा आगे पैसे कमा सकता हूं, तब ये इंक्रीज होगा, राइट? तो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसा हुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये तुम्हारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वो कल, और उसके बाद वाला क्वेश्चन ओपन इकोनॉमी, वो भी अपने कल कंप्लीट करेंगे।